नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एसआईआर को लेकर के संसद में बहस शुरू हो गई है। आज इस पर तमाम विपक्षी सांसद बोलेंगे। राहुल गांधी भी सीधे तौर पर सदन के अंदर ज्ञानेश कुमार और सरकार को घेरेंगे। लेकिन फिलहाल इस बहस की शुरुआत की आज कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी और मनीष तिवारी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने भाषण में बातें बोली है वो ज्ञानेश कुमार की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। अब इसके बाद असली मुकाबला जो है वो राहुल गांधी बनाम ज्ञानेश कुमार का होगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है और राहुल गांधी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी को बेनकाब किया और आज वो सारी चीजें सदन के पटल पर डिस्कस की जाएंगी, उस पर चर्चा होगी और इसका जवाब जो है वो बीजेपी कैसे देगी, कैसे ज्ञानेश कुमार का बचाव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज संसद में एक ऐसे मुद्दे पर बहस हो रही है जो इतिहास में कभी नहीं हुई। कभी भी इस तरीके की वोट चोरी के मुद्दे पर बहस नहीं हुई संसद के अंदर। लेकिन अब जब हो रही है तो क्या विपक्ष वाकई में ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी को बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो तिगड़ी है, क्या उसको बेनकाब कर पाएगा और क्या आज एक लोकतांत्रिक बहस हो पाएगी? इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आज संसद में क्या क्या हुआ, किसने क्या कुछ कहा, सारी चीजों को हम देखेंगे। उस पर हम वीडियो भी दिखाएंगे उसका। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि कभी आपने सोचा है कि संसद में वोट चोरी पर चर्चा की नौबत आ जाएगी? क्या ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब देश की संसद वोट चोरी पर चर्चा करेगी? जय संविधान। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले तो यह कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से कि संसद में इसमें चर्चा नहीं हो सकती। चलिए, सद्बुद्धि आई, चर्चा हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर यहां पे जो प्रश्न पूछे गए, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब कोई दे दे, कितना भी बुद्धिमान आदमी दे दे, पक्ष का या विपक्ष का। अगर राजस्थान में आप बट रहे मोबाइल को रोक सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रोक सकते हैं, उड़ीसा के अंदर रोक सकते हैं, तेलंगाना के अंदर रोक सकते हैं, तो बिहार के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे 10,000 रुपए कैश कैसे बांट सकते हैं? इसका मतलब यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो एम्पायर है वो बायस्ड है और वो मिला हुआ एक पार्टी को जिताने के लिए वो संलग्न है। अब बाकी चीजों एसआईआर को भी अभी फिलहाल हम किनारे रखते हैं। ये पहला बताएं कि ये 10,000 रुपए जो बांटे गए हैं, 1.25 करोड़ महिलाओं को बांटे गए, बाकी 2.5 करोड़ महिलाओं को क्यों नहीं बांटे गए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं बांटे गए? केवल बिहार की महिलाओं को स्वरोजगार दिलाना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार नहीं दिलाना है? तो मतलब ये तो देखिए, इसका मतलब ये है निधि, जिस पार्टी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। अब ये देखिए कि ये जो इंडिगो की फियास्को पता चल रही है, इसमें साफ पता चल रहा है कि इंडिगो कंपनी ने और इंडिगो के प्रमोटर ने चुनावी फंड में बीजेपी को पैसा दिया है और इसी वजह से सारा कांड हुआ है। अब बाकी स्विट्जरलैंड में कैश कितना जमा कराया, किसके अकाउंट में कराया, यह अलग मुद्दा है। यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अमिताभ कांत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 दिन पहले आते हैं और यह क्राइसिस क्रिएट हो जाती है। जब यह क्राइसिस क्रिएट होती है उसके 10 दिन पहले अडानी साहब जो ट्रेनिंग सेंटर है पायलट्स का वो ले लेते हैं। 1.5 साल पहले आदेश होता है और उसका अनुपालन इंडिगो नहीं करता। अमिताभ कांत के आने के बाद सीना तान के खड़ा हो जाता है और उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है, आज के तारीख में लोकतंत्र में एक गरीब आदमी एक समाज सेवी इलेक्शन लड़ेगा कैसे, जहां एक तरफ पूरे गुंडे बदमाश हैं? और ये चुनाव आयोग का काम था, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का काम था। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का मात्र एक काम था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी के सबसे बड़े आइडियोलॉग थे, वो कहते थे सरकार का केवल एक काम है, गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। सरकार का काम केवल यह होता है जहां अमीर गरीब का शोषण करे उसको अंकुश लगाए। कांग्रेस ने किया था। देखिए, कांग्रेस ने प्रिवी पर्स बंद किया था। ये राजा महाराजे जो हुआ करते थे, ये लाखों करोड़ों की अपनी पेंशन लिया करते थे गवर्नमेंट से, बंद किया था कि नहीं किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कि नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अमीर हैं, सेठ है, शहंशाह थे, सामंत थे, लेकिन अब फिर जमींदार उन्मूलन हुआ था कि नहीं हुआ था? पिछले 11 साल के अंदर आपने गरीबों को तो बिल्कुल मरने के लिए छोड़ रखा है। केवल अमीरों को, सब कुछ अमीरों को,
तो ऐसी अगर एक जो सत्ता पक्ष है वो भी ऐसा एम्पायर है जो पूरी तरह से बायस्ड है, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूरी तरह से बायस्ड है कि 10,000 रुपए बांटने की आपने छूट दे दी। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है ऐसे ऐसे नैरेटिव बना, भाई एक आप सोचो ना, एक पार्टी के पास इतना पैसा है, आज के तारीख में अडानी जी का इतना पैसा फंसा हुआ है केवल एक मुद्दे पर, केवल एक मुद्दे पर कि बीजेपी की सरकार रहेगी या जाएगी। अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो उनके शेयर की टोटल कीमत 22-24 लाख करोड़ होगी, और जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी वो घट के 3 लाख करोड़ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, अडानी के सारे ग्रुप कंपनीज खत्म हो जाएंगी। तो वो उसके लिए क्या 1-2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी को नहीं दे सकता कि चलो सरकारी स्कीम में मत बांटो, मैं तुम्हें 1 लाख करोड़ दे रहा हूं, तुम 10-10 हजार रुपए हर वोटर को दो और इलेक्शन को जीत लो। सारे गुंडे बदमाशों को मैं खरीद लेता हूं, किसी को वोट नहीं डालने देंगे, केवल उन्हीं को वोट डालने देंगे जो बीजेपी को वोट डालेगा, जो वहां पे आनंद सिंह ने कहा था अपने काले इलाके, उन्होंने नहीं बल्कि जो वो हैं लल्लन सिंह, उन्होंने कहा था कि केवल उन्हें वोट डालने दो जो बीजेपी को वोट डालने वाले हैं, बाकी को घर से मत निकलने दो। भाई जब आपने गुंडे खरीद लिए, आपने पैसे वाले खरीद लिए, आपने वोटर खरीद लिए, शराब बांट दी, दूसरे लोगों को बंद कर दिया, उनके एक्टिविस्ट को जेल के अंदर डाल दिया, तो ये चुनाव आयोग का जो मुख्य काम था, हर जगह आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इस प्रश्न का भी जवाब आज तक नहीं मिला, अब ये लोकसभा में जरूर इसका डिस्कशन होगा। जो राहुल गांधी ने कहा एसआईआर में, भाई आपने एसआईआर आप कर रहे हैं तो मरे जिंदा कैसे हो रहे हैं, जिंदा मरे कैसे हो रहे हैं, उन बीएलओ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो एक एक मकान में 500-500 वोट डाल रहे हैं, एक बाप के 250-250 बच्चे दिखाए जा रहे हैं, एक एक फोटो पे 100-100 वोटर्स हैं और 100-100 फोटो पे एक वोटर, मतलब इतना ज्यादा अधेर नकरी जो हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सही में निर्णय हो तो निर्णय तो यह होना चाहिए 2024 का लोकसभा चुनाव को निरस्त कीजिए, दोबारा चुनाव कराइए, और बिल्कुल वहां पे जाके जो हमारी फोटोग्राफ हो वो हो और उसको फ्लैश किया जाए कि इस आदमी ने, मेरे को कोई परेशानी नहीं अपनी फोटो फ्लैश करने में, भाई सेंट्रलाइज सिस्टम बना दीजिए। अखिल स्वामी ने वोट दिया, किसको वोट दिया ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अखिल स्वामी ने वोट दिया और अखिल स्वामी ने क्रमांक संख्या इस पे वोट दिया, बात खत्म, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 5 बजे के बाद दनादन दनादन एक ही आदमी 250-250 वोट डालेगा, 250-250 नए वोट ऐड हो जाएंगे, ट्रेन भर के चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध जाएगी, एसआईआर के माध्यम से मरों को जिंदा करेंगे, जिंदा को मरा करेंगे, इलेक्शन के एक दिन पहले वोटर लिस्ट देंगे जिससे अपोजिशन कोई आवाज ना उठा पाए, और जब तक उसकी समीक्षा करके उसको सामने लाएगा तब तक 1.5 साल निकल जाएंगे। उसके बाद चुनाव जो हमारे न्यायालय हैं वो डेट पे डेट देंगे और कुछ होगा नहीं। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अच्छा, फिर इसके पहले के राजीव कुमार जी तो थे, वो कहाँ है बताइए, हिंदुस्तान में है, कहाँ है आजकल वो? तो इसका मतलब ये, भाई देखिए, एक आदमी जो एम्पायर है, जो पंच की कुर्सी में बैठा हुआ है, जो न्यायालय की कुर्सी में बैठा हुआ है, वो आदमी एरोगेंटली बात, ये चलिए सभापति से भी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो एरोगेंटली बिहेव करें, कि अपोजिशन से एरोगेंटली बिहेव करते हैं, सत्ता पक्ष को अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिनको हम सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, वो भी पीएमओ से भेजी गई लिस्ट पे किसको इनवाइट करना है किसको नहीं इनवाइट करना, जबकि संसद की मुखिया हैं और लीडर अपोजिशन उनके एक बेटे माने जाएंगे और संसद के नेता एक बेटे माने जाएंगे, एक को इनवाइट करते हैं, शशि थरूर को इनवाइट करते हैं, उनको इनवाइट, जब पूरे कुएं में ही भांग खुली हुई है निधि। तो ऐसी स्थिति में तो हर जगह बेईमानी है, हर जगह वो है। आप एक पूंजीपति अगर आज पैसा दे दे कांग्रेस पर, ईडी की रेड हो जाएगी उसके यहाँ, जैसे ही पता चलेगा ये पैसा दिया फलाना, और हर जगह सर्विलेंस, हर जगह मोबाइल पे सिस्टम, उसके अंदर अपनी फोटो डालो, सिस्टम को हैक करो, फिर उसके बाद पता चलाओ किसने कांग्रेसी को पैसा दिया, कौन उसका पोलिंग एजेंट बना, उसकी दुकान बंद कराओ, उसकी दुकान पे रेड करवाओ। तो अगर इस तरह से तानाशाही चलेगी तो उसके बाद फिर काहे की संसद, कौन सी संसद, काहे के वोटर, फिर तो इसका मतलब हम लोग चीन और नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। ठीक बात है सर। और यहाँ पर जो संसद में चर्चा हो रही है, और चर्चा की शुरुआत में ओम बिरला ने कह दिया कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप से बचे, ये ओम बिरला ने शुरू में इस बात को कहा है। और ओम बिरला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विपक्षी सांसद जो है वो ज्ञानेश कुमार के बारे में बोले ही नहीं, चुनाव सुधार पर बातचीत होगी, वोट चोरी और एसआईआर पर बात होगी, और ज्ञानेश कुमार का नाम लिए बिना आखिर चर्चा कैसे होगी? फिर किस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओम बिरला? नहीं देखिए, अगर आपको ये एसआईआर, पहली बात तो ये है, ये बताएं
कोई ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या बताएं, चलिए सभापति महोदय बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन 2027 में हो रहा है तो आप 1 महीने का टाइम क्यों दे रहे हैं? आप इसको 2 साल के अंदर क्यों नहीं करा रहे? आप इसको 1 साल 6 महीने के अंदर क्यों नहीं करा रहे? आप ये इस प्रकार की क्यों? अब 2003 में किसका नाम था, किसका नाम नहीं था? भाई मैं वोट तो दे रहा हूं आज से 50 साल से, लेकिन मेरे को वोटर लिस्ट का थोड़ी पता किस, मैंने लखनऊ में भी वोट डाला है, मैंने नोएडा में भी वोट डाला है, मैंने यहाँ भी वोट डाला है, कहाँ की वोटर लिस्ट में मेरा काम है, ये काम मेरा थोड़ी है जानना। ये तो मुझे चुनाव आयोग बताए कि आपने कहा, और यहाँ पे भी मैं 5 बार से वोट डाल रहा हूँ। फिर कह रहे हैं साहब आप नाम अगर आपका है तो वो वोटर लिस्ट लेके आइए। मैं कहां से वोटर लिस्ट लेके आऊंगा? इसका मतलब ये है कि आप लोगों के नाम काटेंगे। अच्छा, मैं ये भी लोग मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, आपके पत्रकार बंधु ही मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे। अब वो फॉर्म नहीं भरेंगे, मानी बात है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वाले हैं। तो इसका माने आप चाहते ही नहीं कि निष्पक्ष मामला हो। फिर बीएलओस को इतना तनाव में लेना और उसके बाद उनकी आत्महत्याएं सब कुछ होना, इसका मतलब यह है कि डिस्कशन जो हो, चलिए प्रोसेस पे आप डिस्कशन कर लीजिए। अब यही प्रोसेस की ही चीज जो है ये सारी। पहली प्रोसेस की चीज ये है 2027 में अगर चुनाव होना तो 1 महीने की डेट आपने क्यों दी? दूसरा ये बताइए कि आपने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो जो नियम था कि दी जाएगी अगर अपोजिशन वाले कोर्ट में पैसा जमा कराएंगे, कोर्ट का निर्णय हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी, आपने नियमों को क्यों बदला? उसके बाद आप बताइए कि आपने जो एक रीडेबल डिजिटल लिस्ट देनी थी उसको क्यों नहीं दिया? बीजेपी वालों को क्यों दिया और अपोजिशन वालों को क्यों नहीं दिया? ये अच्छा, फिर 10,000 रुपए आपने बंटने की अनुमति क्यों दी जबकि आपने बाकी जगह रोक दिया था? तो अगर इस प्रकार से मशीनरी का उपयोग होके, तो अब चलिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नाम ना लीजिए, बिना नाम लिए मैं ये प्रश्न पूछता हूं, जब ये पता चल गया कि बीजेपी वाले ट्रेन भर भर के हरियाणा से पटना भेज रहे हैं, तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उस इलेक्शन को क्यों माना? फिर उसके बाद ये बताइए कि जब वहां पे पता चल रहा है कि पहले जैसे हरियाणा के अंदर पता, अभी बता रहे हैं अपोजिशन वाले, राहुल गांधी बता रहे हैं अभी तो बनारस की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, सारी हेराफेरी सामने आ जाएगी, लेकिन वो कोर्ट जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई तरीका है नहीं, चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, कोर्ट जाएगा, कोर्ट में 4 साल लगा देंगे, तब तक अगला इलेक्शन आ जाएगा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अगले इलेक्शन में भी रहने वाले हैं, फिर वो ये करेंगे। तो निकलने का रास्ता कहाँ है? लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का रास्ता कहाँ है? नाम लो ना लो, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। और जाने क्या ये जो हमारी पार्लियामेंट है, इसमें लोगों को सम्मान नहीं किया जाता, तो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी की तो जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है उसे, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, उसके बावजूद अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो संवैधानिक गैर संवैधानिक क्या होता है? किसी को भी सम्मान किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अगर कोई मान लीजिए ऐसा काम करते हैं, या कोई जस्टिस भी ऐसा काम करते हैं जो कि बिल्कुल अगर ऐसा कृत्य है जिस कृत्य पे, तो बिल्कुल उन्हें सम्मान करके पूछा जा सकता है, उन्हें कहा जा सकता है अपना स्पष्टीकरण दो। आप सीडीएस को बुला सकते हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं, भाई ये तो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च कोर्ट है, तो यहाँ पे आप किसी को बुला सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है जो आज हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में है, अतः ये भी एक निराशा का भाव आता है अपोजिशन में। यार जब हम कितनी भी मेहनत कर लें, जनता में कितनी भी सहानुभूति हमारे प्रति हो जाए, अगर इलेक्शन चुनाव आयोग को जीतने ही नहीं देना है, दीदी तुम बताओ, दिल खोल के बताओ, अगर मान लो मैं अपोजिशन का सहानुभूति रखने वाला हूं, मेरी हिम्मत किसी दिन ना किसी दिन तो टूटेगी ना, कि जब बेईमानी से इलेक्शन उन्हीं को जीतना है तो मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? तो लेकिन यू हैव टू लुक ट्रांसपेरेंट, यू डोंट ओनली हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू लुक दैट यू आर इम्पार्शियल, यू आर नॉट लुकिंग इम्पार्शियल। आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाते, वैसे आप फोटो लोगों की दिखा देते हैं हर जगह। फिर एक एक आदमी जा जाके पुरानी जगह नाम कटवा के, वो जो संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के, वो जाके बिहार के अंदर अपना नाम ऐड करा लेते हैं, 0 एड्रेस पे राकेश सिन्हा ऐड करा लेते हैं। तो भैया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर 2-2, 4-4 हजार वोट आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कटवा दिए, जुड़वा दिए, फर्जी डलवा दिए, ईवीएम बदल दी, 100% चार्ज बैटरी वाली मिल गई, तो उसके बाद कहेंगे कि साहब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नाम मत लीजिए। तो यही तो तानाशाही है भाई। हमें सभापति की भी अच्छा होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री की भी अच्छा होना चाहिए, निष्पक्षता हो भाई। इंदिरा जी अगर 77 का इलेक्शन चाहती तो क्या इलेक्शन हार जाती? वो भी बैलेट बॉक्सेस चेंज करा सकती थी, बहुगुणा जी ने तो करा ही दिए थे ना, करा देते।
इलेक्शन जीत जाती और कहती हैं हम इलेक्शन जीत गए, इसका माने इमरजेंसी सही बात थी। उन्होंने इतनी भले मानसता दिखाई कि लोकतंत्र की रक्षा की, इलेक्शन हार गई और 80 में फिर वापस आ गई। लेकिन अगर आप चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करना चाहते हैं, तो फिर इसके बाद विकल्प क्या है? जो वहां पे आप बोलने नहीं देंगे, नाम नहीं लेने देंगे, चीजों का स्पष्टीकरण, या तो सरकार स्पष्टीकरण दे, नहीं तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को सम्मान किया जाए। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सहर्ष उन्हें कहना चाहिए, बिल्कुल मेरा पाक दामन साफ है, मैंने बिल्कुल ओपन हार्ट से काम किया, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, मैं आऊंगा पार्लियामेंट में और बिल्कुल मैं बताऊंगा, एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब आप दे नहीं रहे, आप लोग कहीं पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। आप अपोजिशन वालों को कह रहे हो तुम्हारे 20 करोड़ वोट काटूंगा, तुम्हारे 20 लाख वोट काटूंगा, तुम्हारे 2 करोड़ वोट काटूंगा, अब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जज की भूमिका में ही गलत बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। और यहाँ पर जब एसआईआर पर चर्चा हो रही है, तब विपक्षी सांसद बोल रहे हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, उनका वीडियो दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए, वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है उस सुझाव से हम सहमत हैं। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जो रिफॉर्म की बात आई है, सबसे पहला सवाल यही है कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब कोई चीज अपने मूल रूप स्वरूप में होती है तो उसे फॉर्म कहते हैं। जो वो मूल फॉर्म को खो बैठती है तो डिफॉर्म हो जाती है, और फिर उसी मूल फॉर्म में ले जाने का जो प्रयास होता है वो रिफॉर्म कहलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये भी है कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी चुनावी प्रक्रिया खराब क्यों हुई, उसे खराब किसने किया। जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई।
फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने भी वही कहा जो मनीष तिवारी ने कहा था, और मनीष तिवारी ने भी अपने जो उनका संबोधन था उन्होंने कहा था कि चुनाव मशीन के मैनिपुलेशन को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, और चंडीगढ़ में जो हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने चैलेंज किया सरकार को कि अगर आपके पास हिम्मत है और अगर आपको वाकई में पारदर्शी चुनाव कराने हैं, तो जो आगे आने वाले 6 राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, वहां पर बैलेट पेपर से आप चुनाव कराकर दिखाइए। और यही जो है अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लगे हैं, उंगली उठ रही है। इस पर आपको क्या लगता है कि सरकार जब जवाब देगी तो किस प्रकार इसका बचाव कर सकेगी? नहीं, सरकार तो सीधे सीधे ये कहेगी, दिल के अंदर तो ये सोचेगी, भाई दिल के अंदर तो अपने दिल को ही, अपने साथियों को ही बताएगी बकवास कर रहे हैं, भाई हमें इलेक्शन जीतना है, हमें सत्ता नहीं छोड़नी है। अगर सत्ता छोड़ देंगे बड़ी तुड़ाई होगी, बड़ी पिटाई होगी, तो हम कोई बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बाहर आके ये कहेंगे लोकसभा राज्यसभा के अंदर कि आधुनिकता से 21वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए ले जा रहे हैं, ये लोग पाषाण युग की तरफ ले जा रहे हैं। सामने सामने ये कहेंगे और यही देखिएगा, यही जवाब होगा। लेकिन
असलियत में भाई ये राय तो उसको दी जाए जो निष्पक्षता चाहता हो। जब उनका ऑब्जेक्टिव है निष्पक्ष, उन्हें पता है आज के तारीख में, देखो निधि, उन्हें पता है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको बर्बाद नहीं कर दिया। आप बताइए, किसान, हमारे किसान, लाखों किसान 13 महीने बैठे रहे, 550 किसानों की शहादत हुई, लेकिन किसान बेल्ट में बीजेपी जीती। अग्निवीर में इन्होंने लाखों बच्चों के सपनों को चकनाचूर कर दिया, 4 साल की रिटायरमेंट एज कर दी, लेकिन बीजेपी जीती। इन्होंने इंडिगो पैसेंजर्स में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, कैंसर पेशेंट्स के इलाज रुकवा दिए, लोगों की शादियां रुकवा दी, लोग मरे। तालाबंदी में भी जब ये लॉकडाउन हुआ था तब भी आपने लोगों की परेशानियां देखी थी, जब नोटबंदी हुई थी तब भी आपने लोगों को परेशानियां देखी थी, एसआईआर में लोगों की परेशानियां देखी थी, इंडिगो में लोगों की परेशानियां देखी थी। लेकिन अगर जनता को अपना वोट स्वतंत्रता से देने का अधिकार हो जाएगा तो बीजेपी हार जाएगी। इसलिए वो नहीं मानेगी अपोजिशन की बात, क्योंकि इलेक्शन हारने का जोखिम वो नहीं उठा सकती। तो ये आप बताइए, आप किसी से जाके डकैत से कहिए या डकैती छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। भाई मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था, मेरे एक सीनियर थे बीएचयू में, इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल सीनियर थे, अब तो उनका देहांत हो गया। वो दादागिरी का शौक था, दादा थे उस समय के टॉप दादा। तो मैंने कहा एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं दादागिरी छोड़ दो महाराज, क्यों बिना बात के इन चक्करों में पड़े हो, पढ़ाई लिखाई करो, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हो आप। जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखो मैं तो दादागिरी छोड़ सकता हूं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो जिनको मैंने पीटा है वो मुझे मार देंगे। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अगर आज वो निष्पक्षता पे आ जाए और इलेक्शन निष्पक्ष करा दे तो ये अपोजिशन वाले छोड़ देंगे क्या? फिर एक ज्ञानेश कुमार गुप्ता और बड़े बड़े लोग ये सब जेल जाएंगे, बहुत सारे डीसी भी जेल जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। तो जेल जाने से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो निष्पक्षता नहीं करा सकते। अब तो देश की जनता, देश का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करने को तैयार नहीं है, देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो भी करने को तैयार नहीं है। जब सीसी आदेश दे देता है कि डिग्री दिखाई जाए, उसके बाद हाईकोर्ट आदेश कर देता नहीं डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अबे डिग्री दिखाने की क्यों नहीं आवश्यकता है भाई? मैं जानना चाहता हूं कि निधि तिवारी अगर कहती हैं कि वो ग्रेजुएट हैं तो वास्तविकता में ग्रेजुएट हैं कि नहीं? अगर वो ग्रेजुएट नहीं है और कहती हैं ग्रेजुएट हैं, इसका माने उनकी जो निष्ठा है वो संदिग्ध है। तो भैया अगर मैं कहता हूं मैंने इंजीनियरिंग पास किया है, एमबीए किया है, अगर गलत सिद्ध होता हूं तो मेरी जो है वो मानी बात है कि मेरी पे डाउट करने का लोगों को अधिकार है। तो जब आप कह रहे हैं कि आप एक डिग्री आपके पास है फिर आप दिखाना नहीं चाहते, हाईकोर्ट से निर्णय करा देते हैं, फाइन करा देते हैं, इसका मतलब लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई, इलेक्शन हार गए, पिटाई बहुत होगी। बिल्कुल सर, ये तो बात हुई संसद में चर्चा की। दूसरा आज एक और मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस सोनिया गांधी द्वारा नागरिकता से पहले कथित तौर पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में जारी किया गया है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में, और अब उन्हें कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आरोप था कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही 1980 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहाँ की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया था। अब इस पर जो अगली सुनवाई वो 6 जनवरी की होगी, लेकिन इस पर जो क्योंकि मामला काफी ज्यादा अब उबाल आ गया है इसमें, और इस पर अब प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया, उनका बयान सुनवाते हैं, इसके बाद इस पर आपसे सवाल करें। किस बात पे? नागरिक बनने से पहले उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है देश में, प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर, क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। सर, प्रियंका गांधी का कहना है कि भैया अब वो 80 साल की हो गई, कम से कम इस उम्र में तो उनको छोड़ दो। वैसे ही पूरे गांधी परिवार के पीछे लगा रखा है, कहीं पर ईडी, सीबीआई, कहीं पर एफआईआर, कहीं कोर्ट, कहीं कुछ। सोनिया गांधी के ऊपर इस तरीके के जो आरोप लगे और एक व्यक्ति जो है वो सेशन कोर्ट पहुंच जाता है, वहां पर इस तरीके की नोटिस जारी होती है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, 80 साल हो 85 साल हो, ये कोई इश्यू नहीं है भाई। अगर मोदी जी भी 85 साल के होते हैं, उसके बाद भी अगर आज गलत काम करते हैं, कल जेल जाना पड़े, तो वो कोई इश्यू नहीं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। एज इज नॉट ए फैक्टर। लेकिन जो प्रियंका ने पहला सेंटेंस कहा वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये झूठ है। भाई देखिए, इस समय
सारे के सारे कांग्रेसी और आरजेडी और सपा के नेताओं को फर्जी मुकदमों में उलझाना है और नैरेटिव को भटकाना है। भाई आज नैरेटिव देश का क्या होना चाहिए? देश का नैरेटिव होना चाहिए कि इंडिगो फ्लाइट में लाखों लोगों को, और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये चाह रहे थे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो। अब्दुल की चूड़ी तो कम टाइट हुई, सारे अखिल स्वामी और निधि तिवारी और एक एक व्यक्ति की, जो इंडिगो का पैसेंजर था लखनऊ एयरपोर्ट में, वो डेथ हो गई उसकी। कानपुर का रहने वाला था, उसको बेंगलोर जाना था, इतने तनाव में था, उसके परिवार वाले ने बताया उसकी तनाव की व्यक्ति, और 45 साल का व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई। ये बातें जो कैंसर पेशेंट, ये नैरेटिव आज की तारीख में डिस्कस ये होना चाहिए। पुतिन साहब आए, उन्हें खांसी आने लगी, वैसे उन्हें खांसी नहीं आती, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। ये भी आपने देखा नैरेटिव क्या होना चाहिए कि जब वो दूसरे देशों में जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, तो कैसी कारपेट उनके लिए बिछती हैं। हमारे देश में तो लगता है किसी वो टेंट हाउस से वो एक फटी हुई दरी बिछा दी थी पुतिन साहब के लिए। क्या पुतिन साहब ने नोट? नैरेटिव ये है कि शेयर मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है, एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं, तो हम अपना पैसा अगर है हमारे पास तो रखें कहां? एफडी में 5.25% का इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है, सोना 1,30,000 का है तो 1,30,000 का तोला सोना खरीदने की औकात किसकी है? 1,80,000 का चांदी है। तो हर जगह रियल एस्टेट में लाखों मकान खाली पड़े हुए हैं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। नैरेटिव को भटकाना है। अब देखिएगा आज शाम को गोदी मीडिया, अभी से बता दे रहा हूं, शाम को गोदी मीडिया केवल ये सोनिया गांधी के इश्यू को ही डिस्कस करेगा। फिर नेशनल हेराल्ड में एक नई एफआईआर करा दी, उसको डिस्कस करेगा। माने उन्हें असली मुद्दों से फालतू के मुद्दों में, झूठे मुद्दों में उलझा के जनता का ध्यान भटकाना है। लेकिन जिन लोगों ने इंडिगो में त्रासदी को झेला है, अब वो भी जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें या न भी वोट दें, और नकली ईवीएम से और नकली वोटिंग से और रिप्लेस करके और एसआईआर के माध्यम से वोट काट दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया है, तो वो भी क्या करेंगे? जब किसान कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बच्चे कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अग्निवीर कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो भैया मान लीजिए नॉर्थ कोरिया के अंदर आप रह रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही सर कि ये जो आज डिस्कशन हो रहा है एसआईआर पर, उससे भटकाने के लिए ही आज इस प्रकार की नोटिस जारी की गई है, ताकि इस पर डिस्कशन मीडिया कर सके और किसी प्रकार का डिस्कशन जो है वो ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।